पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की कि किस तरह से भारत में समाचार पत्रों की शुरुआत होती है। भारत में समाचार पत्र प्रकाशित होना शुरू होता है और इन समाचार पत्रों में तत्कालीन सरकार के कार्यों की आलोचना भी की जाती है। अब सरकार की आलोचना होगी तो सरकार उसको भला कैसे सह पाएगी, तो सरकार जो है इन समाचार पत्रों के विरुद्ध कार्यवाही भी करती है। जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि जो पहला समाचार पत्र जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने निकाला था 1780 में, तो उसमें भी सरकार के कार्यों की आलोचना की गई थी, जिस कारण से उसके प्रेस को जब्त कर लिया गया था। तो आगे चल करके और भी कई सारे समाचार पत्रों ने इसी तरह से सरकार की आलोचना की तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की गई। तो अब जो है धीरे धीरे जब समाचार पत्र काफी छपने लगे तो उस समय की सरकार द्वारा समय समय पर समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगाने के उद्देश्य से कई सारे अधिनियम, नियम, कानून ये सब लेकर के आए थे समाचार पत्रों को नियंत्रित करने या फिर उनको प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से। तो इस वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर वे कौन कौन से अधिनियम थे, कौन कौन से कानून थे जो कि समाचार पत्रों को प्रतिबंधित या उनको नियंत्रित करने के उद्देश्य से लाया गया था। इस वाले टॉपिक से ना बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा समाचार पत्र के विरुद्ध अधिनियम कब आया था, किसके द्वारा लाया गया था। तो आप लोग ध्यान से वीडियो को आखिर तक देखिएगा, नोट करते चलिएगा। तो इस श्रृंखला में जो सबसे पहला नाम आता है लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली वही जिसने सहायक संधि की नीति का क्रियान्वयन किया था। तो 1799 में इसने जो है समाचार पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम लाया था। समाचार पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम, ध्यान रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। समाचार पत्रों का पत्रेक्षण, इसका मतलब होता है सेंसर। पत्रेक्षण अधिनियम 1799। तो ये किसके द्वारा लाया गया था? सबसे पहला ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, लॉर्ड वेलेजली के द्वारा 1799 में इसको लाया गया था। लॉर्ड वेलेजली, देखिए उस टाइम पे क्या था ना, जो यूरोप है वो पूरे नेपोलियन से थर्राया हुआ था और नेपोलियन का जो भय है वो भारत में भी व्याप्त था। तो वेलेजली को यह भय था कि नेपोलियन इस तरफ भी आक्रमण करेगा और समाचार पत्रों के माध्यम से नेपोलियन को भारत आने की प्रेरणा मिल सकती है। तो इसने इसी उद्देश्य से, और उस समय काफी सारे जो समाचार पत्र सरकार की आलोचना वगैरह किया करते थे, तो इसी कारण इसने जो है समाचार पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम पारित किया। कब? 1799 में। तो इसके तहत क्या किया गया, मतलब वो करना क्या था, होता क्या था, उसको हम लोग जान लेते हैं। तो इसके तहत क्या होता था कि जो समाचार पत्र प्रकाशित करने वाला जो स्वामी है, मान लो कोई समाचार पत्र निकल रहा है तो उसका जो मालिक होगा, जो स्वामी होगा, उसका नाम, उसके बाद प्रकाशक का नाम, मुद्रक का नाम, संपादक का नाम और समाचार पत्र किस स्थान से प्रकाशित हो रहा है, ये सारा ब्यौरा जो है समाचार पत्र में देना होता था स्पष्ट रूप से। ये सब कुछ जो है समाचार पत्र या पत्रिका जो भी है उसमें लिखना होता था। चलो ठीक है, ये कोई बात नहीं है, इसको लिख देंगे। लेकिन दिक्कत ये थी इस समाचार पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम, यहां का लगा देंगे, समाचार पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम। तो देखिएगा इसमें जो दिक्कत थी वो ये थी कि इस अधिनियम के तहत समाचार पत्र प्रकाशित होने से पहले तत्कालीन भारत की जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सरकार थी ना, उसके सचिव के पास भेजना होता था। मतलब कि समाचार पत्र उसको प्रकाशन छपने से पहले आपने जो तैयार कर लिया ना, जिसको छपवाना है, तो उसको जो है सरकार के सचिव के पास दिखाना होगा। वो फिर उसको देखेगा, अगर कोई उसको आपत्तिजनक चीज लगेगी तो वो उसको हटवा सकता है। तो ये जो है बड़ा दिक्कत वाला चीज था। तो समाचार पत्र को प्रकाशित होने से पहले सरकार को दिखाना पड़ता था, सरकार उसमें काट छांट करेगी। तो ये बड़ा जो है समस्या वाला था। तो ये था समाचार पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम। तो पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या हुआ था ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसके बाद देखिएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स इसी से जुड़ा हुआ है। लॉर्ड हेस्टिंग्स, ये जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स आपका कब से कब तक था अपना गवर्नर जनरल, तो ये 1813 से 23 तक। इसी के समय में आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया, पिंडारियों के साथ युद्ध हुआ, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय। तो ये बड़ा उदारवादी व्यक्ति था और समाचार पत्रों के मामलों में भी ये काफी उदारवादी था। तो इसने जो है इस समाचार पत्रों का पत्रेक्षण अधिनियम 1799 इसमें कुछ ढील देना शुरू किया। साथ ही
1818 में 1818 में इसने क्या किया, जो समाचार पत्रों का जो पूर्व पत्रेक्षण था, मतलब कि समाचार पत्र को प्रकाशित होने से पहले सरकार को दिखाना पड़ता था, तो उस चीज को इसने जो है 1818 में बंद कर दिया गया। उसको बोला जाता था पूर्व पत्रेक्षण, समाचार पत्रों का पूर्व पत्रेक्षण। तो इसको ध्यान रखेंगे। तो समाचार पत्रों के पूर्व पत्रेक्षण को किसने लागू किया, तो लॉर्ड वेलेजली। और किसने हटाया, तो 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इसको हटाया। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो अगला जो अधिनियम आया, अगला जो कानून आया, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और उसने प्रेस पर बहुत ज्यादा प्रतिबंध लगा दिया था। अनुज्ञप्ति नियम 1823। इसको मैं क्लीन कर लेता हूं। देखिएगा, अनुज्ञप्ति नियम 1823, इसको लाने का श्रेय जाता है जॉन एडम्स को, जो कि 1823 के आसपास में बंगाल का गवर्नर जनरल था। अनुज्ञप्ति नियम, अनुज्ञप्ति नियम 1823, जॉन एडम्स, जॉन एडम्स, ये थोड़े समय के लिए आया था। और इसी अधिनियम के तहत, ये जो अनुज्ञप्ति नियम 1823 है, इसके तहत ये जो है काफी कुख्यात हो गया। लोग जो है प्रसिद्ध होते हैं, ख्याति प्राप्त होते हैं, ये कुख्यात हो गया था। तो इसके तहत क्या था, इस अनुज्ञप्ति नियम के तहत, अनुज्ञप्ति का मतलब होता है लाइसेंस, तो इस नियम के तहत यह किया गया कि बिना अनुज्ञप्ति के, मतलब कि बिना सरकार की आज्ञा से प्रेस का उपयोग करना या फिर प्रेस की स्थापना करना दंडनीय अपराध घोषित किया गया। मतलब कि आपको अगर समाचार पत्र प्रकाशित करवाना है, प्रेस स्थापित करना है, चाहे आप पुस्तक छापने के उद्देश्य से, पत्रिका छापने के उद्देश्य से, मतलब आप प्रेस लगवा रहे हो, छापाखाना लगवा रहे हो, तो उस चीज के लिए आपको सरकार से परमिशन लेना होगा। अगर आप बिना परमिशन, बिना अनुज्ञप्ति के आप अगर प्रेस स्थापित करते हो, उसका उपयोग करते हो, तो दंडनीय अपराध माना जाएगा और आपके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। चलिए कोई बात नहीं, परमिशन ले लिया जाएगा। लेकिन ये लोग परमिशन नहीं देते थे, बड़ा मुश्किल से परमिशन मिलता था और इससे काफी सारे समाचार पत्र प्रभावित हुए थे। जो उस समय चल रहे थे ना समाचार पत्र, तो उनको भी ये बोला गया कि आप जो है बिना आज्ञा के समाचार पत्र चला रहे हो, तो बंद किया गया। एक समाचार पत्र था मीरातुल अखबार। मीरातुल, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए, मीरातुल अखबार किसके द्वारा निकाला जाता था। मीरातुल अखबार फारसी भाषा में निकलता था मीरातुल अखबार, और इसको निकालने का श्रेय जाता था राजा राम मोहन राय को। तो ये जो समाचार पत्र है, इसको बंद करना पड़ गया था, इसको जो है बंद करना पड़ गया था इसी अनुज्ञप्ति नियम के कारण। और राजा राममोहन राय ने इस अनुज्ञप्ति नियम का बहुत ज्यादा विरोध किया। ठीक है कि अनुमति लेना है, लेकिन भाई देना भी तो चाहिए ना, ये लोग देते नहीं थे आसानी से, तो बड़ा एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता था। तो इससे काफी सारे समाचार पत्र प्रभावित हुए। इसके बाद देखिएगा, अगला जो है, अगला बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है, प्रेस अधिनियम 1835। प्रेस अधिनियम 1835, जिसको बोला जाता है मैटकॉफ अधिनियम भी। प्रेस, ये अलग है, खत्म हुआ। प्रेस अधिनियम 1835, अथवा इसी को बोला जाएगा मैटकॉफ अधिनियम। मैटकॉफ अधिनियम 1835। तो देखिएगा, मैटकॉफ जो कि इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था, सॉरी वो भारत का गवर्नर जनरल था, क्योंकि 1833 के बाद तो भारत का गवर्नर जनरल आ गया था ना। तो मैटकॉफ भारत का गवर्नर जनरल था, अस्थायी इसकी नियुक्ति थी, मतलब एक कार्यवाहक गवर्नर जनरल था। तो इसने क्या किया, ये जो है भारतीय प्रेस के प्रति बहुत ज्यादा उदारवादी था और इसने जो है जॉन एडम्स द्वारा जारी किए गए अनुज्ञप्ति नियम को समाप्त कर दिया। तो ये बड़ा अच्छा था कि मतलब आपको आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है, जो भी प्रेस स्थापित करना चाहता है, समाचार पत्र निकालना चाहता है, बेशक निकालो। बस एक छोटा सा नियम बनाया गया कि जो भी व्यक्ति समाचार पत्र प्रकाशित करेगा, उसको जो है जो स्थान का सूचना, केवल प्रकाशन के स्थान का सूचना सरकार को देना होगा। मतलब पहले क्या हो रहा था, आपको पूरा जो स्वामी है, प्रकाशक है, संपादक है, मुद्रक है, इन सब का डिटेल देना होता था। लेकिन अब बोला गया कि ठीक है, आप समाचार पत्र निकालो,
लेकिन आपको स्थान की निश्चित सूचना सरकार को देनी होगी कि कहां से समाचार पत्र प्रकाशित हो रहा है। बाकी इस तरह से अनुज्ञप्ति लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इसके बाद जो है काफी सारे समाचार पत्र भारत में प्रकाशित हुए। इसी कारण से चार्ल्स मेटकॉफ को, इसका पूरा नाम था चार्ल्स मेटकॉफ, चार्ल्स मेटकॉफ को बोला जाता है प्रेस का मुक्तिदाता, प्रेस का मुक्तिदाता, क्योंकि इसने बिल्कुल खुला छोड़ दिया। ठीक है, आप लोग बिंदास मतलब एकदम आराम से आप प्रेस समाचार पत्र का प्रकाशन करिए, कोई दिक्कत नहीं है, परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बस आप कहां से समाचार पत्र निकाल रहे हो उसकी जानकारी हमको दे दो। तो यहां चार्ल्स मेटकॉफ का नाम आप लोगों को याद रखना है, कई बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रेस का मुक्तिदाता, प्रेस का मुक्तिदाता, ध्यान रखिएगा, प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, ऐसा काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो है चार्ल्स मेटकॉफ को बोला जाता है क्योंकि इसने प्रेस को काफी स्वतंत्रता दे दी। तो ये चीज था। तो ये हो गया आपका प्रेस मतलब क्या कहते हैं, प्रेस अधिनियम अथवा मेटकॉफ अधिनियम। ये 1857 तक चला था। 1857 में क्रांति हुई ना, तो उस समय फिर एक नया अधिनियम लाया गया जिसके तहत काफी सारे सेंसन्स फिर लगा दिए गए। मतलब जो जॉन एडम्स ने जैसे प्रतिबंध लगाए थे ना, वैसे ही फिर से प्रतिबंध लगा दिया गया 1857 में। तो ये 1857 तक चला। उसके बाद देखिएगा 1857 में आपका आता है अनुज्ञप्ति नियम, अनुज्ञप्ति अधिनियम 1857। अब देखिएगा 1857 में क्रांति हुई और उस क्रांति के प्रचार प्रसार में क्या कहते हैं, प्रचार प्रसार में समाचार पत्रों की बहुत बड़ी भूमिका थी। तो इसी कारण से समाचार पत्रों पर नियंत्रण स्थापित करना आवश्यक हो गया था। इसीलिए 1857 में अनुज्ञप्ति अधिनियम लाया जाता है और इससे ना प्रेस पर बहुत ज्यादा प्रतिबंध लगा दिया जाता है। जैसे कि चार्ल्स मेटकॉफ, उसने काफी सारा छूट दे दिया था, लेकिन अब जो है वो छूट वापस ले लिया जाता है और काफी सारे प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। क्या क्या थे वो प्रतिबंध, तो देखिएगा वही कि आपको बिना अनुज्ञप्ति के, जो चार्ल्स एडम्स ने लाया था ना अनुज्ञप्ति नियम, तो बिना अनुज्ञप्ति के समाचार पत्रों का प्रकाशन दंडनीय अपराध होगा। कोई भी व्यक्ति प्रेस की स्थापना और प्रेस का उपयोग बिना अनुज्ञप्ति के करेगा तो उसके ऊपर कार्यवाही की जाएगी, उसके प्रेस को जब्त कर लिया जाएगा। ये था। उसके बाद दूसरा चीज ये बोला गया कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार है वो किसी को भी प्रेस स्थापित करने की अनुज्ञप्ति दे सकती है और अनुज्ञप्ति वापस भी ले सकती है। मान लो उसने किसी को परमिशन दिया तो जब चाहे तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उससे जो अनुज्ञप्ति है वापस ले सकती है, मतलब कि उसके प्रेस को बंद करवा सकती है जब चाहे तब। इसके अलावा यह भी था कि जो सरकार किसी को भी परमिशन दे सकती है, प्रकाशन का परमिशन दे सकती है और परमिशन वापस भी ले सकती है, क्योंकि ये जो 1857 में जो क्रांति हुई थी उसको ध्यान में रखते हुए इस तरह से फिर से कठोर नियम लाए गए। तो इस तरह से उस समय बहुत सारे समाचार पत्रों को प्रतिबंधित कर दिया गया, क्योंकि क्रांति चल रहा था ना। 1857 में ये लाया गया, जब क्रांति शुरू हुआ उसी समय इसको लाया गया और प्रेस पर भारी प्रतिबंध लगा दिया गया। और जितने भी समाचार पत्र बिना परमिशन के शुरू हुए थे ना, जैसे कि चार्ल्स मेटकॉफ ने बोल दिया था कि कोई जरूरत नहीं है परमिशन लेने की, छापो जितना छापना है, तो सबको बंद करवा दिया गया और यह बोला गया कि हम किसी को भी दे सकते हैं परमिशन और किसी से परमिशन वापस भी ले सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो यह था अनुज्ञप्ति अधिनियम 1857। अब ये जो अधिनियम है अनुज्ञप्ति अधिनियम 1857, ये 1858 में महारानी के घोषणा पत्र के पश्चात स्वतः ही समाप्त हो गया। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिएगा 1867 में आता है पंजीकरण अधिनियम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1867 में पंजीकरण अधिनियम, पंजीकरण अधिनियम मतलब कि रजिस्ट्रेशन एक्ट, ये कब आया? 1867 में। और ये जो है ना पंजीकरण अधिनियम, ये आज भी जारी है। पंजीकरण अधिनियम, इसके तहत क्या था कि जो चार्ल्स मेटकॉफ
का जो उसने लागू किया था चार्ल्स मेटकॉफ ने 1835 में, तो इसके तहत चार्ल्स मेटकॉफ के अधिनियम को परिवर्तित कर दिया गया, पूरी तरह से बदल दिया गया। चार्ल्स मेटकॉफ ने क्या बोला, परमिशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस आप कहां प्रकाशन कर रहे हो वो जगह का हमको डिटेल दे दो, खत्म, उसके बाद जितना चाहे छापो। तो उस चीज को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया गया। अब जो है परमिशन लेना जरूरी था, और परमिशन किस लिए लेना है, पंजीकरण के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, मतलब कि समाचार पत्रों का अब रजिस्ट्रेशन होगा बकायदा, उसका तो रजिस्ट्री होगा, पंजीकरण होगा, उसके बाद आप जो है समाचार पत्र निकाल सकते हो। तो इसमें जो नियम बनाया गया था उसको आप लोग सुन लीजिएगा। तो इसमें यह था कि इसमें क्या था कि ये मतलब जो समाचार पत्र प्रकाशित होगा, उस समाचार पत्र में, चाहे समाचार पत्र हो, कोई पत्रिका हो, कोई पुस्तक हो, जो भी प्रकाशित सामग्री है, कुछ भी प्रकाशित होता हो, चाहे वो दैनिक समाचार पत्र हो, सप्ताह में निकलने वाला समाचार पत्र हो, मासिक समाचार पत्र हो, या फिर त्रैमासिक समाचार पत्र हो, या कोई पुस्तक हो, उसके अंक में, उस प्रति में, उस प्रकाशन सामग्री में सबसे पहले तो आपको प्रकाशक का नाम लिखना होगा, जो भी मालिक है, स्वामी है, उसका नाम लिखना होगा, प्रेस का नाम लिखना होगा, जो छापाखाना है उसका डिटेल देना होगा, कहां पर है, किस स्थान पर है, वो भी इसमें डिटेल देना होगा। तो ये चीज था। अब जो है ये जो नियम बनाया गया, मतलब ये सारा कुछ जो डिटेल मांगा गया, इसका उद्देश्य ये नहीं था कि समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करना या समाचार पत्रों को नियंत्रित करना। इसका सीधा सा उद्देश्य था समाचार पत्रों को नियमित करना। देखो, नियमित करना क्या बोल रहा है, समाचार पत्रों को नियमित करना इसका उद्देश्य था। जैसा आज है ना समाचार पत्र, उस तरह से नियमित करना। तो आज जैसे समाचार पत्र में पूरा डिटेल दिए रहता है ना, जो समाचार पत्र जहां से प्रकाशित होता है उनके ऑफिस का नाम दिया हुआ होता है, टेलीफोन नंबर दिया हुआ होता है, उनका ईमेल एड्रेस, वेबसाइट है तो वो भी उसमें दिया हुआ होता है, तो सारा डिटेल उसमें दिया हुआ होता है। तो इस पंजीकरण अधिनियम के तहत यही बोला गया कि जो भी प्रकाशित सामग्री होगी, चाहे पुस्तक हो, चाहे पत्रिका हो, उसमें सारा डिटेल देना होगा, और उसके बाद फिर जो है रजिस्ट्रेशन होगा। तो ये चीज थी। अच्छा, एक और चीज था कि जो भी प्रकाशित सामग्री प्रकाशित होगी, मान लो कोई पुस्तक छपा, कोई पत्रिका छपा, तो उसको 1 महीने के अंदर, प्रकाशित होने के 1 महीने के अंदर स्थानीय सरकार को 1 प्रति निःशुल्क उपलब्ध कराना होगा। मान लो किसी प्रेस में कोई पुस्तक प्रकाशित हुआ, उसमें सबसे पहले तो आपको सारा डिटेल रखना होगा कि किसने छपवाया है, प्रकाशक कौन है, संपादक कौन है, छापाखाना का एड्रेस, वो सारा कुछ उसमें देना है। उसके बाद जो भी आपका मटेरियल है वो छापो, तो वो प्रकाशित हो गया। उसके 1 महीने के अंदर अंदर उस प्रकाशित सामग्री की 1 प्रति स्थानीय सरकार को देना होगा। बाकी जो पत्रिका वत्रिका निकलता है उसके साथ भी सेम यही कंडीशन थी। तो इससे जो है समाचार पत्रों को नियमित करने की कोशिश की गई, उस पर प्रतिबंध लगाना नहीं, उसको नियमित करने की कोशिश की गई। और यही चीज जो है ना, ये जो पंजीकरण अधिनियम 1867, ये जो है आज तक चला आ रहा है। इसमें कुछ संशोधन भी हुए थे बीच बीच में, आप लोग याद रखिएगा। एक तो 1880 में हुआ था, 1880 में, 1914 में, उसके बाद 1952 में, उसके बाद 1953 में। तो कब कब संशोधन हुआ, 1880, उसके बाद 1910, उसके बाद 1952, फिर 1953 में संशोधन हुआ, और आज तक ये जो अधिनियम है ये चला आ रहा है, पंजीकरण अधिनियम। तो ध्यान रखेंगे ये 1910 नहीं, 14 है, माफी चाहूंगा, ये 14। तो 1880 में पहला संशोधन हुआ, 1914 में दूसरा, 1952 में तीसरा, 1953 में चौथा संशोधन। ये जो पंजीकरण वाला जो अधिनियम है, तो ये आज भी चल रहा है। इसके तहत, इसी पंजीकरण अधिनियम के तहत ही ना जो पुस्तकें हम लोग देखते हैं उसमें जो प्रकाशक है, संपादक है, प्रेस है, उसका सारा डिटेल दिया हुआ होता है इसी पंजीकरण अधिनियम के तहत। और जो भी प्रकाशित सामग्री प्रकाशित होती है ना, उसकी 1 प्रति स्थानीय सरकार को देना होता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये ठीक ठाक था, और इससे समाचार पत्र नियमित होने लगे। जो भी समाचार पत्र है, पुस्तकें हैं या फिर प्रेस, वो नियमित होने लगी। इसके बाद अगला जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला जो मैं बताने जा रहा हूं, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, जिसको हिंदी में बोला जाता है देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम। ये काफी बार पूछा गया है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, इसको हिंदी में बोलेंगे देसी
भाषा समाचार पत्र अधिनियम। 1878। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं, ये थोड़ा सा इंक भरना मैं इसमें भूल गया था। तो ये कब आया था? 1878 में, देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम अथवा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। इस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिटन। तो लॉर्ड लिटन के समय जो है यह अधिनियम लाया गया, यह एक्ट लाया गया। तो देखिए क्या था कि 1876-78 में ना, 1876-77-78 में भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में अकाल पड़ गया। तो उस समय की जो सरकार थी, लॉर्ड लिटन जो भी वायसराय थे, सरकार थे, तो उन्होंने अकाल पीड़ित जनता की सहायता करने के स्थान पर दिल्ली दरबार का आयोजन किया और उसमें काफी सारा पैसा बर्बाद कर दिया। तो इस चीज का ना तत्कालीन समाचार पत्रों ने अपने पत्रों में काफी आलोचना की। तो इससे लिटन परेशान हो गया और उसके बाद फिर ये देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम लेके आया। इसके तहत क्या होता था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत जो जिला दंडनायक, जो जिला मजिस्ट्रेट होता है, उसको यह अधिकार दिया गया कि वो स्थानीय सरकार के आदेश पर किसी भी समाचार पत्र के प्रकाशक संपादक को अनुबंध करने के लिए बाध्य कर सकता है। किस तरह का अनुबंध? मतलब कि जो प्रकाशक है उसको एक पेपर पर हस्ताक्षर करने के लिए वो बाध्य कर सकता है। उस पेपर में क्या लिखा हुआ होगा कि मैं जो हूं अपने समाचार पत्र में कोई भी ऐसी चीज नहीं छापूंगा जिससे जनता भड़के या फिर जनता में सरकार के खिलाफ इस टाइप की चीजें तो नहीं लिखूंगा। इस तरह से अनुबंध करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट या जिला दंडनायक वो जो है किसी भी प्रकाशक को बाध्य कर सकता है। दूसरी शर्त यह थी कि जो जिला दंडनायक है उसका जो भी निर्णय होगा वही अंतिम होगा, उसके विरुद्ध कहीं भी किसी भी न्यायालय में अपील नहीं किया जा सकता। मतलब मान लो कि जो जिला दंडनायक है उसने किसी समाचार पत्र के प्रकाशक को अनुबंध करने के लिए बाध्य किया, उसने अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया कि मैं सरकार की आलोचना नहीं लिखूंगा। तो अब मान लो वो अपने समाचार पत्र में सरकार की आलोचना कर देता है तो जिला दंडनायक उसको गिरफ्तार करवा लेगा, जेल में डाल देगा, उसके विरुद्ध वो कहीं भी अपील नहीं कर सकता। ये चीज था। उसके बाद तीसरा शर्त ये रखा गया कि अगर कोई भी समाचार पत्र इस अधिनियम से, इस एक्ट से अगर बचना चाहता है तो उसको एक ये करना होगा कि जो समाचार पत्र या जो भी पत्रिका, जो भी पुस्तक प्रकाशित हुई उसके बाद वो बिकने के लिए जाने से पहले एक प्रति स्थानीय सरकार को देना होगा। वो जो है इस अधिनियम से बच सकता है। अब यहां पर यह है कि भाई जो समाचार पत्र या पत्रिका है उसकी एक प्रति स्थानीय सरकार को देने का मतलब है कि आप उसमें कोई भी आलोचनात्मक चीज नहीं लिखोगे। अगर कोई आलोचनात्मक चीज लिखेगा तो वो सरकार को भला क्यों देगा? उसका तो सीधा बंद ही कर दिया जाएगा ना। जैसे ही सरकार देखेगा कि इसमें हाँ सरकार की आलोचना हुई है तो वो तो सीधा उसके प्रेस को बंद कर देगा, मुकदमा चलाएगा उसके ऊपर। तो ये तीन चीजें थी, ध्यान रखिएगा। तो इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम बोला गया क्योंकि आप सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं लिख सकते हो। आपको जो है एक तरह से गारंटी देनी होती थी। जो अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करना वो एक तरह से सरकार को गारंटी देना कि मैं जो हूं सरकार की आलोचना वाली खबरें नहीं छापूंगा, सरकार की आलोचनात्मक लेख नहीं छापूंगा, इस टाइप से गारंटी देना एक तरह से अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करने का मतलब होता था। तो अब जो है उस समय बहुत सारे ऐसे समाचार पत्र थे जिन्होंने जो अकाल के टाइम पर जो दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था उसकी काफी आलोचना की थी और भी सरकार की नीतियां थी उसकी आलोचना की जाती थी। तो अब जो है कोई भी अगर आलोचना करेगा तो सीधा उसको पकड़ करके जेल में डाल दिया जाएगा, उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि ये जो अधिनियम था, देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम, ये जो है एक समाचार पत्र था सोम प्रकाश, इसके विरुद्ध लाया गया था। सोम प्रकाश ये जो पत्र है ना ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा निकाला जाता था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये जो समाचार पत्र है अपना सोम प्रकाश, ये 1859 से प्रकाशित हो रहा था बांग्ला भाषा में।
अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया, ये जो अधिनियम था ना, देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम, ये केवल और केवल भारतीय भाषाओं के विरुद्ध था। मतलब जो भारत की भाषाएं हैं, हिंदी हो, बांग्ला हो, उड़िया हो, तेलुगु हो, तमिल हो, मलयालम हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, इन भाषाओं के जो समाचार पत्र थे केवल उन पर यह लागू होता था। बाकी जो अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र थे, चाहे उस अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र का प्रकाशक संपादक भारतीय हो, उस पर यह अधिनियम लागू नहीं होता था। तो जितने भी समाचार पत्र भारतीय भाषाओं में छपते थे उन पर कार्यवाही की जाती थी, उन पर यह अधिनियम लागू होता था। बाकी जो सोम प्रकाश है उसके विरुद्ध इसको लाया गया था, यह आप लोग ध्यान रखेंगे। एक समाचार पत्र था अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका। ये जो पत्रिका है ये 1868 से निकलना शुरू हुआ था। कब से? 1868 में। बांग्ला भाषा में यह प्रकाशित होता था और इस समय इसके जो संपादक थे शिशिर कुमार घोष। अब देखिए क्या था, जैसे ही यह अधिनियम पारित हुआ तो इस समाचार पत्र ने, जो कि बांग्ला में निकल रहा था, इसने जो है रातों रात अपनी भाषा बदल ली। जो समाचार पत्र बांग्ला से प्रकाशित होता था वो जो है अंग्रेजी में प्रकाशित होना शुरू हो गया, केवल इस अधिनियम से बचने के लिए। ध्यान रखिएगा, एक समाचार पत्र था अंग्रेजी का पायनियर, पायनियर। इसने इस अधिनियम की मतलब इसने ना इस अधिनियम का समर्थन किया था, मतलब ठीक है इसने, तो ये भी पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। तो इस अधिनियम का भारतीयों ने काफी विरोध किया, बहुत ज्यादा विरोध किया, क्योंकि इससे जो भारतीय समाचार पत्र जो कि उस समय सरकार के कार्यों की आलोचना करते थे, उससे एक अच्छा खासा माहौल बन रहा था भारत में। कुछ ही वर्षों बाद फिर कांग्रेस की स्थापना हो जाती है, तो एक भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना का जागरण हो रहा था इन सब चीजों से। तो कहीं ना कहीं ये जो अधिनियम था भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने से रोकना भी था, तो इसका काफी विरोध हुआ। और विरोध को देखते हुए अगले जो वायसराय थे लॉर्ड रिपन, जो कि काफी उदारवादी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और समाचार पत्रों के प्रति भी काफी उदार थे, तो इसने 1882 में इस अधिनियम को समाप्त कर दिया। मतलब कि कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करना, इस टाइप से कोई जरूरी नहीं है। तो पहले जैसा था पंजीकरण अधिनियम 1867, उसके तहत जो है पंजीकरण करवाना होगा और जो भी डिटेल है वो करना होगा। तो 1882 में लॉर्ड रिपन ने इसको समाप्त किया। तो ये ध्यान रखिएगा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछा गया है। इसके बाद जो अगला जो चीज है जो आप लोगों को याद रखना है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। देखिएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इन्होंने ना 1783 में इनके द्वारा एक पत्रिका निकाली जाती थी द बंगाली। तो इस समाचार पत्र में इसने मतलब देखिए क्या हुआ था कि कलकत्ता उच्च न्यायालय उसके एक निर्णय से बंगाली जो समाज है उसमें उसकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही थी। तो उसके विरुद्ध सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अपने पत्र द बंगाली में आलोचना की थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इनकी पत्रिका का क्या नाम? द बंगाली, द बंगाली। 1883 क्या हुआ कि उच्चतम न्यायालय, कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय से बंगाली समाज के भावनाओं को आहत, ठेस पहुंच रहा था। तो उस चीज का इन्होंने आलोचना किया, लिखा कि ये जो निर्णय है ये गलत है और उसकी आलोचना की। तो इस कारण से इनको, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये पहले पत्रकार थे जो कि गिरफ्तार हुए थे। ध्यान रखना, पहले पत्रकार जो गिरफ्तार हुए थे 1883 में। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, अच्छा एक क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद अगला जो है समाचार पत्र अधिनियम, ये 1908 में आया था। समाचार पत्र अधिनियम 1908। अब देखिएगा 1908 आ गया है, मतलब कांग्रेस की स्थापना हो गई है। 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया था और स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया था। तो समाचार पत्र अधिनियम 1908,
इस अधिनियम का सीधा सा उद्देश्य था उग्रवादी आंदोलनों को रोकना, क्योंकि उस समय जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसकी लगभग शुरुआत हो चुकी थी और उग्रवादी राष्ट्रवादी गतिविधियां काफी जोर पकड़ रही थी। तो इन्हीं चीजों को रोकने के उद्देश्य से यह अधिनियम लाया गया था। देखो, बंगाल में, पंजाब में, महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत बढ़ गई थी। इसके अलावा कांग्रेस का जो उग्रवादी धड़ा था, जिसका नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल ये लोग कर रहे थे। तो ये लोग भी जो है अपने समाचार पत्रों के माध्यम से काफी अच्छे लेख लिखते थे, राष्ट्रवादी लेख लिखते थे, जिससे लोगों में राष्ट्रीयता की भावना बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। और स्वदेशी आंदोलन के टाइम पर इन समाचार पत्रों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तो इन्हीं चीजों को देखते हुए जो राष्ट्रवादी क्रांतिकारी गतिविधियां जो पनप रही थी, इन सब चीजों पर प्रतिबंध लगाने के लिए, अंकुश लगाने के लिए यह अधिनियम लाया गया था। इस अधिनियम के तहत जो जिला दंड नायक हैं उसको यह अधिकार दिया गया कि कोई भी समाचार पत्र, अगर कोई ऐसा लेख मतलब कोई भी समाचार पत्र ऐसा लेख छापता है जिससे जनता में हिंसा करने, विद्रोह करने या फिर इस टाइप की क्रांतिकारी गतिविधियों को करने में प्रेरणा मिलती है, तो उस समाचार पत्र के विरुद्ध कार्यवाही किया जाए। उसका जो भी संपादक है, प्रकाशक है, उसके विरुद्ध जो है कार्यवाही किया जाए, उसके प्रेस को जब्त किया जाए। मतलब कि मान लो जो बाल गंगाधर तिलक थे, मराठा केसरी उनके समाचार पत्र थे ना, और उसमें वो अपने लेख लिखा करते थे और इनके लेखों को पढ़ करके उस समय की जो जनता थी वो सीधा जो है मैदान में उतर जाती थी। और इसी कारण से ना जो बाल गंगाधर तिलक थे उनको 1908 में गिरफ्तार भी कर लिया था, इसी चीज के चलते। ध्यान रखेंगे, क्योंकि सरकार ने नियम बनाया कि कोई भी जो है अपने समाचार पत्रों में ऐसा चीज नहीं लिखेगा, जो लिखेगा उसके प्रेस को जब्त कर लिया जाएगा, उसके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। तो बाल गंगाधर तिलक वो कहां चुप रहने वाले थे, उन्होंने जो है ऐसे ऐसे लेख लिखे थे, पहले से ही वो लिखते आ रहे थे, ऐसे ऐसे लेख लिखे जिसको पढ़ करके भारतीय जनता के मन में ना अंग्रेजों को मार भगाने का मन करता था। तो इस चीज से जो अंग्रेज थे बड़ा गुस्सा हो गए और बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार कर लिया और उनको 6 वर्ष का सजा सुना दिया। उनको मांडले जेल भेज दिया गया 1908 में। वो फिर 1914 में वहां से छूट करके आते हैं। तो ये अधिनियम आप लोग ध्यान रखेंगे, समाचार पत्र अधिनियम 1908। तो इसमें जो है वो भी संपादक है, प्रकाशक है, मालिक है, उन सबको जो है कार्यवाही की जाएगी और उनका जो प्रेस है उसको जब्त कर लिया जाएगा। इसमें एक अच्छा चीज ये था कि आप जो है 15 दिन के अंदर अपील कर सकते हो, जबकि जो पहले वाला मैंने बताया था ना उसमें अपील करने का कोई भी वो नहीं था। जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था उसमें अपील करने का अधिकार था ही नहीं। इसमें आप 15 दिन के अंदर अंदर अपील कर सकते हो। तो ये थोड़ा ठीक ठाक चीज था, अपील करने का अधिकार इसमें दिया गया। इसके बाद जो अगला अधिनियम है ये आएगा 1910 में। 1910 का भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910। यहां मैं भारतीय कर देता हूं क्योंकि नाम तो सेम है ना। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910। इसका उद्देश्य भी सेम वही था जो भारत में राष्ट्रीय मतलब जो राष्ट्रवादी क्रांतिकारी गतिविधियां ये जो फल फूल रहा है उसको रोकना इसका भी उद्देश्य था। क्योंकि जो 1908 वाला था वो उतना काम नहीं कर रहा था। मतलब कि जो समाचार पत्र के जो प्रकाशक थे क्या किया जा रहा था उनके साथ, उनके ऊपर कार्यवाही की जा रही थी, उनके ऊपर मुकदमा चलाया जा रहा था, ज्यादा से ज्यादा उनको जेल में डाल दिया जा रहा था, उनके प्रेस को जब्त किया, फिर से छूट करके वापस आके फिर से अपना काम शुरू कर रहे थे। तो ये दिक्कत था अंग्रेजों के साथ कि भाई कैसे करें। अब जो है इस अधिनियम के तहत, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910 के तहत जो लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत जो नियम बनाए थे ना उसको फिर से लागू किया गया। वैसे टाइप के नियम, कठोर नियम लागू किए गए। और साथ में ना इस बार जमानत राशि की व्यवस्था की गई। जो जिला दंड नायक है उसको यह अधिकार दिया गया कि वो किसी भी समाचार पत्र प्रकाशक उससे जो है जमानत राशि मांग सकेगा। और जमानत राशि जो है 500 रुपए से 2000 रुपए तक होगा। मतलब कि अब जो है आपको समाचार पत्र प्रकाशित करवाना है तो सरकार के पास जो जिला दंड नायक है उसके पास जमानत राशि रखवाना होगा। और ये जो जमानत राशि है 500 रुपए से लेकर के 2000 रुपए तक होगा। तो ठीक है ये चीज। दूसरा चीज ये था, दूसरा नियम ये था कि अगर मान लो
कि किसी ने जमानत राशि दे दिया, जमानत राशि दे दिया 2000 रुपए, उसके बाद वो आराम से छाप रहा है, प्रकाशित कर रहा है, लेकिन अगर उसने सरकार की आलोचना कर दी तो उसका जो जमानत राशि है वो तो जब्त किया ही किया जाएगा, साथ ही साथ उसके प्रेस को भी जब्त किया जाएगा। अगर मान लो वो जो है फिर से अपने प्रेस को पंजीकरण करवाना चाहता है, फिर से उसका रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है, पुनः पंजीकरण करवाना चाहता है, तो उसके लिए उसको 1000 रुपए से लेकर के 10,000 रुपए तक जमानत राशि जमा करना होगा। पहले अगर वो पहली बार कोई समाचार पत्र शुरू कर रहा है तो 500 से 2000 रुपए देना होगा, लेकिन उसी समाचार पत्र ने किसी की आलोचना कर दी, किसी सरकार की, तो उसको बंद कर दिया गया, जब्त कर लिया गया, और वो जो है बाद में फिर से उसी समाचार पत्र का पुनः पंजीकरण करवाना चाहता है तो उसको 1000 रुपए से लेकर के 10,000 रुपए तक जमानत राशि देना होगा। और इसके बाद वो फिर से सरकार की आलोचना करता है तो इस बार उसका जो जमानत राशि है वो तो जब्त होगा ही होगा, और उसके प्रेस को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा, उसका पुनः पंजीकरण भी नहीं होगा। तो इस बार जो है पैसा ये लगाया गया, अब कोई इतना इतना पैसा लगाएगा तो जो नॉर्मल आदमी होगा जो कि पैसा कमाने के लिए समाचार पत्र प्रकाशित करवा रहा है तो वो तो कोई गलत चीज नहीं छापेगा, लेकिन जो राष्ट्रभक्त है, जो भारत को स्वतंत्र करवाना चाहते हैं, भाई वैसे लोग तो पैसा क्या कुछ नहीं देखेंगे, अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं, तो ये थोड़ा सा पैसा को वो लोग क्या देखेंगे, वो लिखते ही थे चाहे उनके साथ कुछ भी किया जाए। तो ये चीज था, तो ये था 1910 का भारतीय समाचार पत्र अधिनियम। इसके बाद जो अगला जो अधिनियम आप लोग ध्यान रखेंगे 1931 में, 1931 में आएगा अगला अधिनियम, ये लॉर्ड इरविन के समय, इसका नाम भी क्या होगा, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम, सेम यही नाम रहेगा। अब यहां आप लोग चेंज कर दीजिएगा टाइम, 1931 किसके टाइम पर आया था, लॉर्ड इरविन के समय, इससे पहले वाला लॉर्ड मिंटो के समय, 1910 वाला ना लॉर्ड मिंटो के टाइम, तो लॉर्ड इरविन के समय ये आया था। और इस अधिनियम का उद्देश्य भी था समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करना, क्योंकि देखो जो क्रांतिकारी टाइप के लोग थे, जो बड़े बड़े जो नेता थे, वो लोग मानते नहीं थे। तो अब जो है ये जो समय था 1931, इसके पहले काफी सारी घटनाएं घटित हुई थी, जैसे कि 1928 में साइमन कमीशन का विरोध हुआ, फिर उसके बाद लाहौर अधिवेशन होता है, पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता है, फिर दांडी यात्रा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ऐसे में जो है फिर से एक बार समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से एक नए अधिनियम की आवश्यकता पड़ी, जिसमें और कठोर नियम बनाए गए थे। तो ये 1931 का। तो इस तरह से समय समय में समाचार पत्रों को नियंत्रित करने या उनको प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से ऐसे अधिनियम लाए गए थे। तो आप लोग इन सब को ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है इन सब चीजों से भी प्रश्न। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोगों के मन में जो भी डाउट हो आप लोग मुझे जरूर बताइएगा ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर किया करिएगा ताकि और भी लोग इसको देख सके और मुझे भी अधिक से अधिक मोटिवेशन मिल सके। वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा अगर अच्छा लगता हो तो। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।